तो साथियों, अब हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंतर्गत ही डिस्कस करेंगे एक नई सिद्धांत, यानी इसी से प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आगे बढ़ा था, सागर नित्तल प्रसरण। तो सागर नित्तल आप समझते हो कि सागर का जो तल होता है, प्रसरण यानी विस्तार। ये सिद्धांत सागर के तल के विस्तरण से, उस विस्तार से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो हेरी हेस ने किया था, हेरी हेस। और हेरी हेस ने ये 1960-61 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने एक मॉडल के द्वारा इस चीज को प्रमाणित किया कि सागरीय नित्तल, सागरीय तली जो होती है उसमें प्रसरण होता है, सागर तल स्थिर नहीं होता है। और इसमें इनका जो सहयोग दिया था विशेष रूप से वो था R.S. डीस्ट, कई बार इसको डीस भी बोलते हैं। तो R.S. डीस ने इनका सहयोग किया था और इन्होंने एक मॉडल के माध्यम से सागर नित्तल प्रसरण की व्याख्या की, सागर तल के प्रसरण की, सागर तल के विस्तार की व्याख्या की। तो देखिए किस प्रकार से सागर तल विस्तार होता है। हेरी हेस ने बताया कि सभी महासागरों में एक मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है, मध्य महासागरीय कटक। देखिए इसके बारे में, सभी महासागरों में मध्य महासागरीय कटक है। इसकी स्थिति महासागरों के मध्य में होती है और ये एक लंबा और संकीर्ण, कटक का मतलब ये होता है कि उसकी क्या विशेषता है कि उसकी लंबाई ज्यादा होती है, वो संकीर्ण होता है। कहीं कहीं पर इस कटक की प्रमुख चोटियां जो होती हैं वो सागर तली से बाहर निकली होती हैं और इसलिए इसको एक कटक के रूप में, यानी वो जो चोटियां निकली रहती हैं वो द्वीप के रूप में बाहर भी निकली रहती हैं। तो मध्य महासागरीय कटक सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। तो देखिए किस प्रकार से जो मॉडल के रूप में इन्होंने ये सभी महासागरों के बीच में एक मध्य महासागरीय कटक के रूप में मध्य महासागरीय कटक है। ये मॉडल है एक। इस मॉडल के अंदर देखिए हमने देखा कि सभी महासागरों के मध्य में एक मध्य महासागरीय कटक पाया जाता है और ये कटक जो होता है, इस कटक की स्थिति महासागर की तली के, महासागर का जो भूगर्भ है यानी इसके ऊपर जल भरा रहता है, ये महासागर की तली है। और इसके नीचे महासागर के भूगर्भ में यहां से सेवन धाराएं उत्पन्न होती हैं, सेवन धाराएं। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मध्य महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक, उसकी विशेषताएं हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो मध्य महासागरीय कटक की क्या विशेषताएं हैं कि मध्य महासागरीय कटक सागरीय तली से ऊपर उठती संवहन धाराओं के ऊपर स्थित है। सेवन धाराओं के, उसकी तली से अनेक प्रकार की सेवन धाराएं ऊपर उठती हैं और इन सेवन धाराओं के ऊपर ये स्थित होता है। और यहाँ मध्य महासागरीय कटक के नीचे से ये सेवन धाराएं अपसरित हो जाती हैं, दोनों ओर फैल जाती हैं और यहाँ से फिर यहाँ स्थल और जल की मिलन बिंदु, जहाँ महाद्वीप और महासागर दोनों मिलते हैं, वहां से ये सेवन धाराएं नीचे की ओर अवतरित होती हैं। यहाँ पुनः ये नीचे की ओर अवतरित हो जाएंगी, यानी यहां से इनका क्या होता है, आरोहण, ये ऊपर उठती हैं। और मध्य महासागरीय कटक है, इसके पास में जाकर के ये अपसरित होती हैं। मध्य महासागरीय कटक, मध्य महासागरीय कटक। तो मध्य महासागरीय कटक जो होता है उसके ये सेवन धाराओं के ऊपर स्थित होता है। सेवन धाराओं का ये पूरा साइकिल चलता है। तो सेवन धाराओं का आरोहण कहाँ होता है, मध्य महासागरीय कटक के सहारे, फिर यहां से अपसरित हो जाती हैं और ये स्थल और जल के पास में इनका वापस अवतरण होता है, ये नीचे बैठ जाती हैं। यानी स्थल और जल का जो मिलन क्षेत्र है वहां पर इसका अवतरण होता है।
इसीलिए जो सागरीय तल होते हैं, सागरीय तट होते हैं, वो नीचे अवतलित होते हैं। आज भी सागरीय तट जो होते हैं उनके सारे अवतलन के प्रमाण मिलते हैं। वो इस बात का संकेत है कि उनके मिलन बिंदु से सेवन धाराएं नीचे जाती हैं। होम्स ने भी इस प्रकार के सेवन चक्र को देखा था, अवलोकित किया था पृथ्वी के आंतरिक संरचना का। जब वो अध्ययन कर रहा था तो उन्होंने इस संरचना को उन्होंने देखा था। तो ये सारी चीजें आपको इस मध्य महासागरीय कटक के बारे में ध्यान में रखनी है कि किस प्रकार से वो कटक बना है। इसके नीचे लगातार ये सेवन धाराएं ऊपर उठती रहती हैं। जब ये सेवन धाराएं ऊपर उठती हैं तो इन सेवन धाराओं की जो तली होती है उस तली के में मेग्मा और नवीन लावा जो होता है वो बाहर आता रहता है। यानी बिल्कुल नवीन मेग्मा इस सेवन धाराओं के साथ बाहर आएगा और यहां से एक नई क्रस्ट का निर्माण वो करता रहेगा। यहां इसके सामने जो विभिन्न प्रकार की ये कटक पाए जाते हैं, इस कटक के समानांतर सागरीय तली में चुंबकीय पट्टियां मौजूद रहती हैं। यानी यहां पर एक विशेष प्रकार की चुंबकीय पट्टी रहेगी और वैसी चुंबकीय पट्टी इस ओर भी रहेगी। एक चुंबकीय पट्टी एकांतर रूप से थोड़ी दूरी पे दोबारा मिलेगी और यहां पर भी चुंबकीय पट्टियां हैं वो मिलेंगी। कहने का मतलब कि जो मध्य महासागरीय कटक है उसके समानांतर चुंबकीय पट्टियां मौजूद रहती हैं और उन चुंबकीय पट्टियों में जो चुंबकत्व होता है, चुंबकीय पट्टियां जो होती हैं उन दोनों ओर की चुंबकीय पट्टियों में समरूपता पाई जाती है। यानी जितनी दूरी पर ये चुंबकीय पट्टी है उतनी ही दूरी पर ये चुंबकीय पट्टी रहेगी। जैसा व्यवहार इस चुंबकीय पट्टी का होगा वैसा ही व्यवहार इस चुंबकीय पट्टी का पाया जाएगा। यानी इन दोनों में समरूपता रहती है। जहां कहीं पर समरूपता नहीं रहती है कहीं पर, तो उसे हम कहते हैं चुंबकीय विसंगति। चुंबकीय विसंगति। तो चुंबकीय विसंगति का क्या मतलब है? चुंबकीय विसंगति का मतलब है कि जो सामान्य चुंबकत्व क्षेत्र हैं उनसे जो विचलन पाया जाता है उसको एक तरह से चुंबकीय विसंगति के नाम से जाना जाता है। तो चुंबकीय विसंगति, सामान्य चुंबकत्व से विचलन। अब हम देखेंगे कि चुंबकीय विसंगति कितने प्रकार की होती है। यहां चुंबकीय विसंगति, चुंबकीय विसंगति देखिए, चुंबकीय विसंगति दो प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक और दूसरी होती है ऋणात्मक। विसंगति सामान्य चुंबकत्व से विचलन जो होता है उसमें डिफरेंस जो होता है उसको हम चुंबकीय विसंगति कहते हैं। धनात्मक चुंबकीय विसंगति जहां पर होती है वो क्षेत्र सामान्य होते हैं। सामान्य का मतलब वहां हलचल नहीं होती है, वहां पर विवर्तनी की घटनाएं नहीं होती हैं, वहां पर संचलन सबसे कम होते हैं, वहां पर भूगर्भिक हलचल जो होती है वो भी सबसे कम होती है। तो ये जो विशेष प्रकार की चीजें हैं वो सामान्य स्थितियों में वो धनात्मक विसंगति पाई जाती है। यानी न तो यहाँ संचलन होते हैं और न यहाँ कोई हलचल होती, वो क्षेत्र होते हैं वो धनात्मक विसंगति वाले क्षेत्र होते हैं। ऋणात्मक विसंगति जो विवर्तनिकी रूप से अत्यधिक सक्रिय होते हैं, विवर्तनिकी रूप से जो सक्रिय क्षेत्र होते हैं उनमें ऋणात्मक विसंगति पाई जाती है। जैसे हिमालय के क्षेत्र हैं या सागरीय क्षेत्रों की हम बात करें, जैसे हिमालय क्षेत्र विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है, यहां पर द्वीपों के सहारे प्रशांत महासागर के नजदीक, प्रशांत महासागर में जो परिप्रशांत पेटी है वहां पर चुंबकीय विसंगति है वो ऋणात्मक प्रकार की पाई जाती है, क्योंकि वहां पर जो संचलन है, विवर्तनिकी गतिविधियां सबसे ज्यादा होती हैं, भूकंप वहां सबसे ज्यादा आते हैं, ज्वालामुखी वहां सबसे ज्यादा आते हैं। तो चुंबकीय विसंगति उस महासागरीय संचलन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। तो चुंबकीय विसंगति में दो चीजें याद रखेंगे आप कि एक तो कि धनात्मक विसंगति है वो सामान्य क्षेत्र है, वहां हलचल नहीं होते हैं, वो एक तरह से कैसे क्षेत्र हैं, शांत क्षेत्र हैं। ऋणात्मक विसंगति जहां होती है वो विवर्तनिकी रूप से सक्रिय है,
वहां भूकंप ज्यादा आएंगे, ज्वालामुखी ज्यादा आएंगे, संचलन ज्यादा होगा, तो वो जो क्षेत्र होते हैं वो चुंबकीय विसंगति वाले क्षेत्र माने जाते हैं। दोबारा हम इस मॉडल को भी देखेंगे, लेकिन उसमें जो मध्य महासागरीय कटक है उसमें दो तीन चीजें हम निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं। जो श्रवण धाराएं इस कटक के सहारे से विसर्जित हो रही थी, अपसरित हो रही थी, तो यहां अपसरित होने के कारण ये जो क्षेत्र है मध्य महासागरीय कटक का, ये एक तरह से भूकंप और ज्वालामुखी यहां पर सबसे ज्यादा आते हैं। भूकंप व ज्वालामुखी जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं। ज्वालामुखी और भूकंप यहां कम गहरे भूकंप आएंगे, यानी कम गहरे भूकंप यहां पर आएंगे। जैसे जैसे आप कटक से दूर चले जाओगे, भूकंप केंद्रों की जो गहराई होती है वो बढ़ती चली जाएगी। भूकंप केंद्रों की गहराई, क्योंकि यहां तो संचलन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए कम गहरे भूकंप हैं इसमें आएंगे, और इस कटक से दूर जाने के बाद में भूकंप हैं वो सबसे ज्यादा आते हैं। इस डायग्राम से आप यहां इनको देख सकते हैं कि जब ये इन सेवन धाराओं का क्रम ऊपर की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर भूगर्भिक हलचलें ज्यादा होती हैं, ज्वालामुखी भी आते हैं, भूकंप भी आते हैं, कम गहरे आते हैं, लावा यहाँ पर मौजूद रहता है और नवीन लावा, नवीन चट्टानें पाई जाती हैं। भूमंडल पर कहीं पर भी सबसे नवीन चट्टानों की बात आए तो सबसे नवीन चट्टानें जो पाई जाती हैं वो मध्य महासागरीय कटक के सहारे पाई जाती हैं, और सबसे पुरातन चट्टानें जो पाई जाएंगी वो तटों के नजदीक पाई जाएंगी। यानी समुद्र में तट के नजदीक जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी हो सकती हैं, और कटक के नजदीक महासागर के मध्य भाग में जो चट्टानें हैं वो सबसे नवीन हो सकती हैं। यानी सबसे नवीनतम चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। ऐसा नहीं सोचे कि समुद्र के बीच में, समुद्र की गहराई में जाएंगे तो चट्टानें वहां पुरानी मिलेंगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां मध्य महासागरीय कटक के नजदीक नवीन लावा मैग्मा के आने से वहां नई चट्टानों का निर्माण होता है। तो दुनिया में जो सबसे ज्यादा पुरानी चट्टानें हैं, सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं, एक बहुत ही रोचक तथ्य है, प्राचीनतम चट्टान, प्राचीनतम जो सागरीय चट्टानें हैं वो पिग्गा, फिट्टा, बेसिन, और ये बेसिन है जापान के निकट। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में जापान तट के नजदीक है। ये दुनिया की सबसे प्राचीन सागरीय चट्टानें, सबसे प्राचीन चट्टान मानी जाती है। तो पिग्गा फिट्टा बेसिन दुनिया की सबसे प्राचीन चट्टान है, जापान में है और प्रशांत महासागर में पाई जाती है। यहां पर इस महासागरीय तली में नई और पुरानी की बात हो गई, तो ये जो चट्टानें हैं ये इसकी अपेक्षा पुरानी होंगी। इससे दूर जाओगे ये चट्टानें इसकी अपेक्षा पुरानी होंगी, यहां जाओगे ये इसकी अपेक्षा पुरानी होंगी। यानी इससे दूर जितना जाओगे वो चट्टान उतनी पुरानी होती जाएगी। यानी किनारे के पास जब पहुंचते हो प्रशांत महासागर में और वहां मिलता है पिग्गा फिट्टा बेसिन, वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम चट्टानें मानी जाती हैं कि वो सबसे प्राचीनतम चट्टान है। अब यहां पर जो ये टाइम का निर्धारण होता है, टाइम कैलकुलेशन होता है, इसके लिए इन जो चुंबकीय विसंगति पाई जाने वाली चुंबकीय पट्टियां हैं उनके समानांतर समकालिक रेखाएं बनाई जाती हैं। समकालिक रेखाएं, समकालिक रेखाएं क्या होती हैं? जो समान काल वाले स्थानों को मिलाती हैं। जैसे यहां आप देखते हैं कि ये जो ए स्थान है, बी है, सी, डी, ई, ये सभी स्थान हैं, लेकिन यहां जो चट्टानें हैं उनका जो समय है उनका वो एक जैसा है, क्योंकि वो समान रूप से इस कटक से प्रसरित होती हैं। समान रूप से इनका जो आयु है वो निर्धारण होता है। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे, इस रेखा पर जो स्थान है उनकी आयु एक जैसी है, यहां जो पाई जाती है उनकी आयु एक जैसी है। इसलिए इस समय को निर्धारित करने के लिए इन चुंबकीय पट्टियों के समानांतर समकालिक रेखाएं बनाई जाती हैं। समकालिक रेखाओं के बीच में जो समय का अंतराल रखा जाता है, अंतराल वो 10 मिलियन वर्ष रखा जाता है।
10 मिलियन वर्ष। क्योंकि जैसे मान लीजिए ये 1 मिलियन वर्ष है, तो यहां पर ये 11 मिलियन वर्ष होगा, ये 21 मिलियन वर्ष होगा, ये 31 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानें हैं। क्योंकि ये सागरीय भूवैज्ञानिक इतिहास में हम 5 या 10 वर्षों का अंतराल नहीं रख सकते, क्योंकि ये निर्माण जो होता है ये करोड़ों वर्षों में होता है। तो इसमें जो अंतराल रखा जाता है वो 10 मिलियन वर्ष का अंतराल है, वो रखा जाता है। तो सागर नितल प्रसरण जो है उसमें आपको 2-3 चीजें, यहां से नए नए सवाल पूछे जा चुके हैं कि भूकंप, गहरे भूकंप कहां आएंगे, तट के नजदीक आएंगे या मध्य महासागरों के नजदीक आएंगे। तो मध्य महासागरों में भूकंप केंद्रों की गहराई कम होती है, वहां छिछले केंद्रों में ही भूकंप आते हैं, जबकि तटों के नजदीक गहरे भूकंप आते हैं। यहां ज्वालामुखी क्रियाएं भी ज्यादा होती है। इनकी आयु, इनकी प्रसरण दर है उसको भी ज्ञात करते हैं। इन समकालिक रेखाओं के सहारे, चट्टानों के प्रसरण के सहारे इनकी प्रसरण दर है उसको भी ज्ञात किया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा कि प्रसरण दर को कैसे ज्ञात करते हैं। प्रसरण दर, प्रसरण दर को ज्ञात करने का मतलब ये है कि ये मध्य महासागरीय कटक है और हम कहें कि एक वर्ष में महासागर का जो प्रसरण है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यह इस महासागर में जो कुल प्रसरण है वो 2 + 2 यानी 4 सेंटीमीटर होगा। कुल प्रसरण 4 कैसे हुआ? क्योंकि जो परिवर्तन कटक के एक तरह से एक तरफ साइड में है, एक दाईं ओर है वैसा ही बाईं ओर होगा, जैसा बाईं ओर है वैसा ही दाईं ओर होगा। कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर का इस साइड में प्रसरण है तो 2 का ही इधर रहेगा, तो कुल प्रसरण जो हो गया वो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गया। जब महासागर के प्रसरण दर को व्यक्त किया जाता है तब हम उसको एक ही दिशा में व्यक्त करते हैं। हम कहें कि 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यानी पर ईयर का जो प्रसरण है वो पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 सेंटीमीटर एक और है, कुल प्रसरण 5 सेंटीमीटर दूसरी ओर भी है, तो कुल प्रसरण 10 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार से महासागरों का प्रसरण है वो ज्ञात किया जाता है। ये जो प्रसरण और ये सारी चीजें दी थी ये सबसे पहले हेरी हेस ने दी थी। तो साथियों, इस सागर नितल प्रसरण में हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है मध्य महासागरीय कटक। इसके चारों ओर पाई जाने वाली समरूपताएं, समानताएं, दोनों ओर की चुंबकीय पट्टियों में समानता पाई जाती है, समरूपता पाई जाती है। यहाँ नवीनतम चट्टानें होती हैं, भूकंप कम गहरे आते हैं, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा आते हैं। दूर जाने पर भूकंप गहरे आएंगे, ज्वालामुखी की पुनरावृत्ति कम होने लग जाएगी और चट्टानें हैं वो भी पुरानी होती चली जाएंगी। यहाँ हमने देखा कि जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो पिग्गाफिट्टा बेसिन है। पिग्गाफिट्टा बेसिन, यहाँ सागरीय जो पृथ्वी की आयु है वो एक तरह से 4.5 अरब वर्ष है वो मानी गई है। 4.5 अरब वर्ष पृथ्वी की पूर्ण आयु मानी गई है। लेकिन जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें हमें मिलती हैं वो 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक की मिली है, यानी इससे पहले की चट्टानें हैं वो नहीं मिली हैं। ये संपूर्ण पृथ्वी की आयु है, 4.5 अरब वर्ष पूरी पृथ्वी की आयु मानी जाती है। जबकि जो प्राचीनतम चट्टानें मिली हैं वो हमें 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक की मिली है। यानी पिग्गाफिट्टा बेसिन की जो चट्टानें हैं वो 13.5 करोड़ वर्ष पूर्व की है जो जापान में स्थित हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें, फिर चुंबकीय विसंगति कैसे होती है, सामान्य क्षेत्र कैसे हैं, उत्क्रमण वाले क्षेत्र कैसे हैं, वो सारी चीजें हमें इसमें याद रखनी है। अब सागर नितल प्रसरण की जो कहानी है, इस कहानी में अनेक विद्वानों ने अलग अलग महासागरों में प्रसरण दर को ज्ञात किया। तो कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग महासागरों में प्रसरण दर को ज्ञात किया था? प्रशांत महासागर में जो प्रसरण दर को अनुभव किया, चुंबकीय विसंगतियों का, उस तली का अध्ययन किया,
उनका नाम है मेसन। हिंद महासागर में अध्ययन करने वाले विद्वान हैं वाइन व मैथ्यूज। इन्होंने हिंद महासागर की तली का अध्ययन किया था। अटलांटिक महासागर में जो अध्ययन किया था वो हैरी हेस ने अपना जो सिद्धांत दिया था वो अटलांटिक महासागर के आधार पर दिया था। भारत में जो महासागरीय अनुसंधान संस्थान है अंटार्कटिका व महासागरीय अनुसंधान संस्थान, अंटार्कटिका व महासागरीय अनुसंधान संस्थान ये गोवा में स्थित है। इसके अलावा भूचुंबकत्व जो है, भूचुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे बहुत अच्छे से। भूचुंबकत्व संस्थान, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान ये मुंबई में स्थित है। यहाँ पर अनेक प्रकार के आंकड़े जो हैं, अनेक प्रकार के संचलन जो है, चुंबकीय परिवर्तन जो है, उनका अध्ययन किया जाता है इस संस्थान के द्वारा। तो इस प्रकार से सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत हैरी हेस ने अपने मॉडल के द्वारा, चुंबकीय जो पेटियां हैं उनके द्वारा और यहाँ पाए जाने वाले संचलन के द्वारा ये मॉडल है ये प्रस्तुत किया। लेकिन अब कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर पाए जाते हैं पूरे विश्व में? प्रसरण के जो उदाहरण है, प्रसरण के उदाहरण कहां कहां पर प्रसरण है वो हो रहे हैं इस पूरे विश्व में हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, ये प्रवाहित होता है। ग्रीनलैंड प्रति वर्ष 20 सेंटीमीटर पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होता है। इसके अलावा दूसरा, लाल सागर का खुलना। लाल सागर का मानचित्र आपने देखा था, दोबारा मैं यहां बना देता हूं। अफ्रीका महाद्वीप है और ये लाल सागर है, ये फारस की खाड़ी है, श्रीलंका। तो ये लाल सागर है। लाल सागर का जो ये माउथ है ये धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो क्या वजह है ओपन हो रहा है? तो लाल सागर जो है एक अक्षीय द्रोणी में स्थित है। अक्षीय द्रोणी, द्रोणी की एक तरह से बेसिन है, बहुत बड़ा बेसिन है, द्रोणी है, प्लेटों के बीच में है और प्लेटों के अक्ष के बीच में स्थित है, इसलिए इसको अक्षीय द्रोणी बोलते हैं। तो यह अक्षीय द्रोणी कौन कौन सी प्लेटें हैं? यहां एक तो न्यूबियन प्लेट है, न्यूबियन, यहां सोमालिया और यहां अरेबियन। ये इन तीनों प्लेटों की अक्षीय द्रोणी में स्थित है। न्यूबियन, सोमालियन और अरेबियन, इन तीनों प्लेटों की अक्षीय द्रोणी में स्थित है। इन तीनों प्लेटों में संचलन होने से जो लाल सागर है उसका प्रसरण होता है, उसका विस्तार है वो होता है। तीसरा उदाहरण हम देखें, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप का निर्माण। कैलिफोर्निया कहां है? कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका। कैलिफोर्निया प्रायद्वीप का निर्माण। अमेरिका के मानचित्र में आपने देखा होगा एक अंगुली के जैसे, अपनी जो लिटिल फिंगर है उसके जैसे ऐसे निकला हुआ है, ये अमेरिका है, ये ग्रीनलैंड है। ये जो प्रायद्वीप का निर्माण हुआ है, ये जो ऐसी छोटी अंगुली के सारे ऐसे निकला हुआ है और यहाँ प्रायद्वीप का निर्माण हुआ है, तो ये जो अपने आप में इंगित करता है कि जो सागर नित्तल है उसका प्रसरण होता है, इनमें प्रवाह है वो बना रहता है। तो इसके प्रवाह का क्या कारण है? यहां जो भ्रंश पाई जाती है वो है जॉन डी फूका भ्रंश, ये गौण प्लेट है और इस गौण प्लेट के कारण यहां पर संचलन हुआ और मुख्य भूमि से ये कैलिफोर्निया अलग हो गया। पहले कैलिफोर्निया इस मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, तो जॉन डी फूका भ्रंश जो है उस भ्रंश के कारण ये कैलिफोर्निया प्रायद्वीप जो है वो एक तरह से इसका निर्माण है वो हुआ है।
तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में संचलन और प्रसरण जो है इन सागरीय क्षेत्रों में होता रहता है। तो इन सारी चीजों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं प्लेटों के, प्लेट विवर्तनिकी से और सागर नितल से। यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारे पूरे भूमंडल में विभिन्न प्रकार के स्थलखंड हैं, विभिन्न प्रकार के महासागर हैं, उनमें संचलन किस प्रकार का होता है। तो एक छोटे से मानचित्र के द्वारा हम देखेंगे। एक ही सिंबॉलिक मानचित्र यहां हम बना रहे हैं। ये विश्व का मानचित्र यानी अमेरिका जो है उसका मानचित्र है। ये ग्रीनलैंड है, ये दक्षिणी अमेरिका है, उसके बाद अफ्रीका है, ये यूरोप का मानचित्र, और ये लाल सागर, फारस की खाड़ी, ये भारत, और भारत की श्रीलंका, मेडागास्कर, और ये इस प्रकार से हम पूरे विश्व के मानचित्र को इस प्रकार से बना देते हैं। ये जापान के द्वीप हैं, और ये जावा सागर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सुलावेसी सागर, और इस प्रकार से ये ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, और इधर न्यूजीलैंड। इस प्रकार से हमारे सामने विश्व का मानचित्र होता है। यहां हम देखेंगे कि कौन कौन सी दिशा में संचलन हो रहा है। तो ये अमेरिकन प्लेट है, पहले इससे जुड़ी हुई थी और उसके बाद इसका संचलन पश्चिमी दिशा से हुआ है। तो ये प्लेट जो है एक तरह से पश्चिमी दिशा की ओर गति करती है, इसकी ओर इसमें गति होती है। जब ये यहां से विभाजित होता है तो ये जो लाइन है ये अपसरण को इंडिकेट कर रही है। इस प्रकार की लाइन जहां भी बनेगी ये अपसरण को इंडिकेट करती है, यानी मैंने जहां कहीं भी इस प्रकार की लाइन बनाई है इसका मतलब वहां पर अपसारी प्लेटें हैं। अपसारी प्लेटें का दूसरा नाम है रचनात्मक किनारे। तो यहां से प्लेटों का अपसरण होता है। ये मध्य महासागरीय कटक है, इसके सारे नवीन लावा मैग्मा निकलता रहता है और इसके सारे नवीन चट्टानें, इसके सारे संचलन होते हैं। तो यहां से ये विस्थापित होकर के पश्चिमी दिशा की ओर प्रवाह करता है और ये यहां पर टकराता है किससे? पैसिफिक। यहां प्रशांत प्लेट है, पूरी बहुत बड़ी प्रशांत प्लेट, इसे इधर प्रशांत प्लेट है और प्रशांत प्लेट से टकराता है। तो यहां पर जो टकराने से अभिसरण होता है, अभिसरण होके इस प्रकार के जो किनारे बनते हैं ये विनाशात्मक किनारे हैं। विनाशात्मक यानी जहां पर इस प्रकार के किनारे मिलेंगे वो अभिसारी विनाशात्मक है। किनारों का विनाश हुआ है लेकिन यहां नवीन पर्वत बने, यहां रोकीज पर्वतमाला, यहां एंडीज पर्वतमाला है। इसी प्रकार इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट जो है इसके सहारे यहां पर ये जो किनारे हैं ये भी विनाशात्मक किनारे हैं। यहां विनाशात्मक, यहां जो किनारे हैं वो अपसारी किनारे हैं। अभिसारी जो किनारे हैं उनके सम्मुख अपसारी किनारे मिलेंगे। ये अपसारी किनारे हैं तो इनके सारे जो अभिसरण वाले क्षेत्र हैं वो मिलेंगे। इसके इधर से ये स्थिर है लेकिन यहां से अभिसरण हो रहा है, अपसरण इस ओर दबाव है, तनाव है वो लगते हुए जा रहा है। तो ये दो प्रकार की चीजें यहां देखने को मिली है। तीसरा जो किनारा है उसको हम एक अलग सिंबल से दिखाएंगे। इस प्रकार के जो किनारे हैं वो रूपांतरित किनारे हैं। तो रूपांतरित किनारे एक तो जो स्कोशिया क्षेत्र है यहां पर देखने को मिलते हैं रूपांतरित किनारे,
यहाँ जो क्षेत्र है, छोटी छोटी प्लेटें हैं, वहां रूपांतरित किनारे देखने को मिलते हैं। इधर कैरोलिना जो गौंड प्लेटें हैं, उनके सारे रूपांतरित किनारे देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अनेक प्रकार के संचलन से, अनेक प्रकार के जो किनारे हैं, उनका निर्माण इस पूरी ग्लोब के ऊपर होता है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ पर जो भी अभिसारी किनारे हैं, विनाशात्मक किनारे हैं, उनके सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, और जो अपसरण होता है वहां नए भ्रंश का, नए तल का निर्माण होता है। जो भी अपसारी किनारे हैं वो सामान्यतः सागरीय क्षेत्रों में है। यहाँ देखिए, ये सागरीय क्षेत्र है, अपसारी किनारे, ये भी सागरीय क्षेत्र है, अपसारी किनारे। तो जो भी अपसारी किनारे हैं वो सभी सागरीय क्षेत्रों में मौजूद होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अब अभिसरण की जब बात होती है, अपसरण की बात होती है, तो कई प्रकार के अभिसरण हमें देखने को मिलते हैं। तो एक तो होता है सागरीय अभिसरण। सागरीय अभिसरण जो है, सागरीय अभिसरण जब होता है, यहां पर ये जो पूर्वी द्वीप समूह का क्षेत्र है, एक तरह से यहां पर सागरीय अभिसरण है, क्योंकि यहाँ फिलीपींस की जो प्लेटें हैं उनमें सागरीय क्षेत्र है और वो प्रशांत के साथ अभिसरण है वो करते हैं। तो सागरीय और सागरीय प्लेट का जब अभिसरण होता है तो एक तरह से द्वीप, चाप या तोरण द्वीप का निर्माण होता है। और इस प्रकार के जो उदाहरण हैं वो प्रशांत में देखने को मिलते हैं। और प्रशांत का कौन सा भाग? पश्चिमी प्रशांत, जो इंडोनेशिया वाला भाग है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार महाद्वीप प्लस महासागर अभिसरण, महाद्वीप और महासागर का जो अभिसरण है, पीछे वाले मैप में हम दोबारा चलें तो यहां देखिए, ये अमेरिकी महाद्वीप है और इधर प्रशांत महासागर है, इन दोनों में अभिसरण हो रहा है। तो दोनों में जब अभिसरण होता है तो एक तरह से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। महाद्वीप और महासागर में जब अभिसरण होता है तो वलित पर्वतों का निर्माण होता है। और इसका उदाहरण क्या है? यानी प्रशांत महासागर और अमेरिका, ये इसका उदाहरण है। उसके बाद में प्रशांत महासागर और यानी प्रशांत महासागर और अमेरिका है, ये दोनों महाद्वीप महासागर का उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका महाद्वीप और प्रशांत है, ये महासागर है, और यहां वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। अभिसरण का एक और उदाहरण हम देखें तो महाद्वीप अभिसरण, महाद्वीप अभिसरण, महाद्वीप अभिसरण। महाद्वीप का अभिसरण है वो एक तो यूरेशिया और भारतीय प्लेट, दोनों महाद्वीपीय खंड हैं और इन दोनों में अभिसरण होता है। दोनों में अभिसरण होने के कारण यहां पर वलित पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण हुआ है? वलित पर्वत। और वलित पर्वत यहां पर कौन सा है? हिमालय पर्वत, यानी हिमालय वलित पर्वत का निर्माण यहां पर होता है। और इन दोनों में अभिसरण होने से जो भारतीय प्लेट है उसका एक तरह से अधोक्षेपण होता है। भारतीय प्लेट है वो नीचे की ओर धंस जाती है। तो ये महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण है। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरणों को भी समझना है, कहाँ अभिसरण हो रहा है, कहाँ अपसरण हो रहा है, उन उदाहरणों को भी आपको समझना है। और इसके अलावा इस टॉपिक की अपन एक लाइव क्लास है वो भी रखेंगे, जिसमें सागर नितल प्रसरण, प्लेट विवर्तनिकी और महाद्वीपीय विस्थापन, ये 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आना है। और फिर भी यदि आपको कुछ थोड़ी परेशानी हुई हो तो आप व्हाट्सएप पे अपनी क्यूरीज को डाल करके यहाँ से जो भी आपकी कुछ शंकाएं हैं उनको आप दूर कर सकते हो। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप निश्चित रूप से आपकी जो समस्याएं हैं उनको आप समाधान उनका कर सकते हो।